हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी आप सभी को पता है कि सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 दिसंबर को आपके एग्ज़ाम है, टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी क्या चल रही हैं, अभी स्टडी परचम चैनल पे आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं सीटेट दिसंबर के लिए। तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और ज्योग्राफी की क्लास आ रही है, बहुत बेहतरीन वीडियो है, सारे कंटेंट आपको एनसीईआरटी के मिलेंगे, तो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाइए। और इससे पहले बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी हमने पढ़ी, क्लास 7 की ज्योग्राफी खत्म होने वाली है और नेक्स्ट हमारा क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, हम पॉलिटी भी पढ़ेंगे। बस आपको पेशेंस रखना होगा और आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो उसी में पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, वाटर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आज हम वाटर चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू सेशन को देखेंगे। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन इज। महासागरों की औसत लवणता है, कितनी होती है लवणता? तो आपको पता होना चाहिए 35% होती है। यानी 35% का मतलब है कि 35वां पार्ट 35 पार्ट्स पर 1000, यानी 35वां भाग प्रति 1000। इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 1000 मतलब 1000 अगर आप ग्राम पानी लेते हो, उसमें 35 ग्राम आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है ना। तो याद रखिएगा, महासागरों की सैलिनिटी यानी लवणता कितनी होती है? 35 पार्ट पर 1000, यानी 35वां भाग प्रति 1000 का, है ना। 35 भाग प्रति 1000 का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द मूवमेंट दैट अकर इन ओशियन एक्सेप्ट, यानी महासागरों में होने वाली हलचलें निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी हलचलें होती हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी हलचल नहीं है। तो देखिए, महासागर में जो हलचल होती है, मूवमेंट होती है, उसमें टाइड भी आता है जिसको हम ज्वार कहते हैं, और वेव्स भी आते हैं जिसको हम लहरें बोलते हैं, ओशियन करंट भी आता है, महासागरीय धाराएं भी आती है। लेकिन हवा जो है ये मूवमेंट नहीं होता है। और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि कौन सा मूवमेंट नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? विंड, जो हवा होती है, यही तो मूवमेंट नहीं होती है महासागर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, लैब्राडोर ओशियन करंट इज डैश करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ डैश करंट। ये मैंने आपको बताया, ये पूरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है कि लैब्राडोर जो महासागर धाराएं हैं वो किस तरह की है, गर्म है कि ठंडी है, और जो गल्फ स्ट्रीम वाली धाराएं हैं वो कैसी हैं, है ना। तो ओशियन करंट क्या होती है? मैंने बताया था कि ओशियन करंट 2 तरह के होते हैं, एक वार्म होता है और एक कोल्ड होता है, यानी एक गर्म होता है, ठंडा होता है। तो उसमें से जो लैब्राडोर होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है कोल्ड, ठीक है ना, कोल्ड ओशियन करंट होता है, ठीक है। और आपका जो गल्फ स्ट्रीम है वो होता है वार्म। तो ये किस ऑप्शन में है? यानी ये गर्म होता है गल्फ स्ट्रीम वाला, और लैब्राडोर ओशियन वाला क्या होता है? ठंडा होता है। तो आपको कोल्ड एंड क्या देखना है? वार्म, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा कि लैब्राडोर महासागरीय धाराएं ठंडा होता है और वही गल्फ स्ट्रीम वाला क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। सुनामी इज अ वर्ड। सुनामी एक शब्द है जो कि कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद होना चाहिए कि सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है, जापानी शब्द है जो कि जापान से उत्पन्न हुआ है ना। क्योंकि जापान में आपको सुनामी जैसी घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, इंदिरा पॉइंट वॉज इन। इंदिरा पॉइंट कहाँ था? कहाँ था?
तो बताओ कहाँ था? वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। जो हमारे देश का अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है ना, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट नाम की एक जगह थी, लाइट हाउस था वहाँ पर, जो 2004 दिसंबर में जो आपकी सुनामी आई थी उसमें वो क्या हुआ था, जलमग्न हो गया था, वो बह गया था पानी के साथ, ठीक है ना। तो वो जलमग्न हो गया था। तो इंदिरा पॉइंट जो हमारा क्या था, सर्दर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणी छोर था हमारा, कौन, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है था, और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर एज फॉलो। मीठे पानी का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है सिवाय, यानी मीठा पानी कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आपको रिवर में भी मिलेगा, पॉन्ड में भी मिलेगा, ग्लेशियर में भी मिलेगा, यानी नदियों, तालाबों और ग्लेशियर में आपको कहाँ क्या मिलेगा, फ्रेश पानी मिलेगा, ताजा पानी मिलेगा, मीठा पानी मिलेगा। तो ओशियन में क्या मिलेगा, ओशियन में सलाइन वाटर मिलता है। सलाइन वाटर का मतलब है लवणीय वो पानी, जिसको हम बोलते हैं नमकीन पानी, सॉल्ट वाटर आपको मिलता है ओशियन में। तो यहाँ पे फ्रेश वाटर, तो ये तीनों हो गया। यहाँ पे पूछा था कहाँ आपको फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, तो फ्रेश वाटर आपको ओशियन में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। महासागर में आपको कैसा पानी मिलता है, नमकीन पानी मिलता है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, यानी दिन में 2 बार सागरीय जल का लयबंद तरीके से ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है। देखिए रिदमिक क्या होता है, राइज एंड फॉल, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाना नीचे आना, तो ये होता है लयबंद तरीके से, याद रखिएगा रिदमिक राइज एंड फॉल होता है। तो ये होता है टाइड, इसको हम टाइड कहते हैं। और टाइड क्या होता है, दिन में 2 बार आता है, ट्वाइस इन अ डे, ये मैं आपको बताना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं। ट्वाइस इन अ डे का मतलब होता है दिन में 2 बार आता है टाइड। अब दिन में 2 बार टाइड कैसे आता है, तो आपको ये क्या पता है, ये जैसे हमारी प्यारी धरती है, ठीक है। एक मिनट, जैसे ये हमारी प्यारी धरती है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या था, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमने पढ़ा था। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, मैंने सारी चीजें आपको बताई है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इस साइड क्या होता है, दिन होता है, डे होता है, और दिन और रात को विभाजित करने वाला जो लाइन होता है वो होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, और इस साइड क्या होता है आपका नाइट होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि टाइड के बारे में हम क्या बोलते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसके कारण टाइड आता है। किसके ग्रेविटेशनल पुल, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है, टाइड आता है। तो टाइड कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया हमारा क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, यानी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, और अमेरिका कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे आपका अमेरिका हो गया और यहाँ पे इंडिया हो गया, ठीक है। तो देखिए टाइड 2 बार आता है, तो क्या होता है, जब चंद्रमा और सूर्य, ठीक है ना, सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब यहाँ पे नाइट है, मान लीजिए यहाँ नाइट है, तो चंद्रमा यहाँ दिखेगा ना, चंद्रमा नाइट, अमेरिका, इंडिया में दिन है और अमेरिका में नाइट है, यानी इंडिया में दिन है और अमेरिका में रात हो रहा है, तो चंद्रमा कहाँ दिखेगा, अमेरिका में दिखेगा। तो यहाँ से चंद्रमा और सूर्य दोनों क्या कर रहे हैं, अर्थ को खींचेंगे, है ना, अर्थ के वाटर सरफेस को खींचेंगे, तो इस तरफ टाइड उठेगा, है ना। फिर 12 घंटे बाद इधर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डे। तो अब यहाँ डे हो जाएगा, तो फिर चंद्रमा अब यहाँ आ गया, अब यहाँ दिन हो गया, तो यहाँ चंद्रमा तो दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर अब क्या करेगा, चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर यहाँ टाइड आएगा। तो जहाँ हाई टाइड, जहाँ चंद्रमा रहेगा वहाँ हाई टाइड होगा, जहाँ चंद्रमा नहीं रहेगा वहाँ लो टाइड रहेगा। तब इंडिया में आपको, इंडिया के साइड आपको क्या दिखेगा, हाई टाइड दिखेगा, और इधर लो टाइड दिखेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो ट्वाइस इन अ डे का मतलब है कि इंडिया में जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है, तो अमेरिका में वहाँ पे हाई टाइड देखने को मिलेगा। जब अमेरिका में रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और इंडिया में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो यहाँ पे हाई टाइड देखने को मिलता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, यही होता है। तो रिदमिक राइज एंड फॉल का मतलब होता है दिन में 2 बार लयबंद तरीके से पानी का ऊपर जाना और नीचे आना, क्या कहलाता है, टाइड कहलाता है, ज्वार कहलाता है, ठीक है। समझ में आई बात। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ सलाइन वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस। आपको पता है कि हमारे धरती पर 3/4 पार्ट पर क्या है,
पानी है, जिसमें से 97.5% पानी क्या है, सलाइन है, नमकीन पानी है, जिसको खारा भी आप बोल सकते हो, जिसको आप यूज में नहीं ला सकते हो। और ओनली 2.5% क्या है, फ्रेश वाटर है, जिसमें से आपको बहुत सारा पानी जो है 70% पानी आपको ग्लेशियर में दिखेगा इसका, ठीक है। तो बहुत कम पानी है जिसको हम यूज में ला सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ, यानी पानी को बचाइए और अपनी जिंदगी को चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पे कितने प्रतिशत खारा पानी उपलब्ध है, तो 97.5% यानी 97.5% जो है वो आपका खारा पानी है, सलाइन वाटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोलता है, डेड सी। डेड सी के बारे में आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन आते हैं ईवीएस सीटेट में जो फर्स्ट पेपर देते हैं उसमें डेड सी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मृत सागर जो है वो कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए वो इजराइल के आसपास पड़ता है, इजराइल और जॉर्डन के आसपास पड़ता है। लेकिन अगर बेसिकली एक कंट्री का नाम पूछा जाए तो इजराइल के पास डेड सी है। डेड सी ऐसी सी है ना कि वो बहुत ज़्यादा सलाइन होने के कारण वहाँ लोग डूबते नहीं है ना, डूबते नहीं है, वहाँ पे चीज़ें तैरती हैं। और वहाँ पे इतना ज़्यादा सलाइन है ना कि वहाँ पे जो नॉर्मल जीव जंतु होते हैं ना, पानी का जो एक्वेटिक एनिमल है वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रिजॉर्ट वगैरह आपको मिलेंगे, वो टूरिस्ट प्लेस है, एक तरह से घूमने की जगह है। डेड सी कहाँ है, इजराइल में है, ठीक है। ये डू यू नो फैक्ट है आपका एनसीईआरटी में, उसमें दिया हुआ है। मार्च 22 यानी 22 मार्च को आप क्या सेलिब्रेट करते हो, तो आप वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हो, है ना। ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को विश्व दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। Now move on to next question. Question number 11 देखेंगे. When the moon is in the first and last quarter, the ocean water get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and the earth, resulting in low tide. This tide is called. देखिए यहाँ पर आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ पर क्या दिया है, लो टाइड बोल दिया गया है। लो टाइड का मतलब ही होता है निप टाइड, लो टाइड यानी निप टाइड, और हाई टाइड का मतलब होता है स्प्रिंग टाइड। तो यहाँ पर अगर इतना आपको नहीं समझ में आया, यहाँ पे एक वर्ड आपने पकड़ लिया ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये निप टाइड के बारे में होता है। तो जब मून अपने फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में रहेगा, जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है, तो समुद्र का पानी सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तिरछी विपरीत दिशा में खींचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कम ज्वार आता है। इसे हम कौन सा ज्वार कहते हैं, तो हम छोटा ज्वार कहते हैं। छोटा ज्वार यानी निप टाइड कहते हैं, है ना। तो निप टाइड यानी छोटा ज्वार, समझ में आया कैसे होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये सन है और ये हमारा अर्थ है, और मून कहाँ दिखेगा, या तो यहाँ दिखेगा या तो यहाँ दिखेगा, पहले और आखिरी तिमाही में। तो ये अपने तरफ इधर खींचेगा, ये अपने तरफ इधर खींचेगा, ठीक है। अब आप बताओ कि किसका बल ज्यादा लगेगा, जो पृथ्वी से नजदीक है उसका बल ज्यादा लगेगा। तो ये जो है ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो तिरछा खिंचाएगा। अर्थ कैसे खिंचाएगा, तिरछी खिंचाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड कहते हैं, लो टाइड कहते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनामी ऑफ डैश कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। डैश की सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापक क्षति पहुंचाई थी। कब की सुनामी, 2004 दिसंबर में एक सुनामी आई थी, जो कि हमारे देश का जो उड़ीसा स्टेट था, उड़ीसा राज्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। उसका हमने जब मैं इसके कंटेंट को पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि उसका ईपी सेंटर कहाँ था, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। इंडोनेशिया इज ए आइलैंड कंट्री, तो वहाँ पे एक द्वीप है जिसको हम सुमात्रा द्वीप के नाम से जानते हैं। वहाँ पर से वो क्या हुआ था, सुनामी का मतलब क्या होता है, जो अंडर वाटर अर्थक्वेक अंदर भूकंप आ जाता है, मतलब आप समुद्र के अंदर भूकंप आता है। तो यहीं पर एपिसेंटर था और उसका प्रभाव यहाँ पे, मान लीजिए हमारा भारत देश है तो यहाँ के कोस्टल जितने भी राज्य थे ना वो प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है। तो कब आया था, 2004 में वो सुनामी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो नाइल रिवर है, जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या करती है, बहती है। लॉन्गेस्ट रिवर इज द नाइल रिवर, नील रिवर के नाम से हम जानते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है ना, लंबी नदी याद रखिएगा। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब लार्जेस्ट रिवर की बात करेंगे तो अमेजन रिवर है, जो कि आपको साउथ अमेरिका में
बहती है और अमेज़न के जंगलों के बीच से होके, बहुत घना जंगल होता है अमेज़न जंगल, वहाँ से होके बहती है। तो लार्जेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बल्क में पानी लेके बहती है, ठीक है। और लंबी नदी की यानी बहुत लंबी दूरी तय करती है, तो लंबी नदी यानी लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो नाइल रिवर होगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखेंगे, विच ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, यानी कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा ओशियन है। और वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, रिंग्स ऑफ फायर, जहां पे बहुत सारे सुनामी जैसी घटनाएं घटती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 क्या बोलता है हमसे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, कितना पार्ट पर पानी है, तो 3/4 हम बोलेंगे, 3/4 भाग पे हमारे पृथ्वी के क्या है, पानी है। इसीलिए हम पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह के नाम से हम जानते हैं। डैश आर फाउंड व्हेन द विंड स्क्रैप्ड अक्रॉस द ओशियन सरफेस, क्या होता है, डैश तब बनते हैं जब हवाएं समुद्र की सतह पे चलती है। समुद्र की सतह पे जब हवाएं चलती हैं तो क्या बनती है, लहरें बनती है, वेव्स बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 है, डैश आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, यानी डैश समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में लगातार बहने वाली पानी की धाराएं हैं। निश्चित दिशाओं की बात जब की जाती है तो उसको हम बोलते हैं ओशियन करंट, यानी महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं एक निश्चित डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे जाएंगी, यहाँ से ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, इनका डायरेक्शन फिक्स है ना। और इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कोल्ड और वार्म ओशन करंट के बारे में भी हम पढ़ा था। जो इक्वेटर के पास रहता है वो वार्म होता है, वो गर्म रहता है, और जो ध्रुवों के पास रहता है वाटर करंट, वो क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है, ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलते रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच में घूमता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं। ये वाटर साइकिल का डिफिनेशन है, क्या होता है, पानी क्या होता है, ये पानी है, पानी क्या हुआ, वाष्प बन के उड़ा, वाष्पीकरण हुआ, इवोपोरेशन हुआ, फिर छोटे छोटे बूंद में ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है तो छोटे छोटे बूंद में, अब ये बूंदें बड़ी हो जाएंगी तो बादल का रूप ले लेंगी, जब बादल हैवी हो जाएगा तो बारिश के रूप में फिर से गिरेंगी, फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको हम जल चक्र बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 बोलता है अमेज़न रिवर, यानी अमेज़न नदी कहाँ है। अमेज़न नदी कहाँ है, साउथ अमेरिका में, अभी मैंने बताया था दक्षिण अमेरिका में ये नदी बहती है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इसको हम कहते हैं। ड्यूरिंग डैश एंड डैश ब्लो एट ए वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव, दिस मे काउज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, एक डैश के दौरान बहुत तेज गति से बहने वाली डैश विशाल लहरें बनाती हैं, ये भारी तबाही मचाती हैं। तो क्या होता है, एक तूफान के टाइम है ना, तूफान के दौरान बहुत तेज गति से बहने वाली हवाएं विशाल लहरें बनाती हैं, ये भारी तबाही मचाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, है ना, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म तूफान आता है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, या तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही मचता है। तो ये थे आज के कुल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।